जी कमला जी वीडियो ऑन करें। कमला चौधरी, आप थोड़ा पास आ जाइए या इसको मोबाइल को आड़ा करिए। कमला जी आप नजर कम आते हैं, मोबाइल को आड़ा कर दीजिए। ठीक है जी। गौतम सर, अ, जी सर, कमला जी हैं जो वीडियो, ये अपना माइक ऑन करें कमला जी। ये आप तहसीलदार सेवा में है सर ऑलरेडी कमला जी, और अभी प्रॉपर आरएच के लिए प्रयासरत हैं। जी सर, शुरू करें सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अभी आप कहाँ जॉब कर रही हैं? सर अभी मैं डीआईजी स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन जयपुर में जॉब कर रही हूँ सर। अच्छा, गुड गुड गुड। आपने कहाँ से एकेडमिक क्वालिफिकेशन कहाँ से किया? आपने एकेडमिक करियर कहाँ से शुरू किया आपने? सर मैंने 10वीं और 12वीं गांव धानकिया से की है, सारदा चिल्ड्रन स्कूल और बीआर मेमोरियल स्कूल से सर। और कॉलेज मैंने भारतीय जयपुर से की है, इंजीनियरिंग कॉलेज से, आरसीडब्ल्यू कॉलेज से। गुड। अभी आप जो है ना किस तरह का जॉब का काम देख रही हैं वहां पर? सर मैं नायब तहसीलदार के रूप में कार्यरत हूँ और सर वहां पे मैं रजिस्ट्रेशन की जो प्रमाणित नकलें हैं वो देती हूँ, और जो रिकवरी सेक्शन है, रजिस्ट्रेशन के जो केस बनते हैं उनका रिकवरी का काम मैं करवाती हूँ सर। तो रिकवरी के लिए आप क्या जो है ना मोटो, किस तरह की जो है एटीट्यूड अपनाते हो आप लोग सर मेरे पास रिकवरी 2200 के लिए? आप हाँ? सर मेरे पास 2200 के फाइलें हैं जिनमें बकाया राशि अभी पेंडिंग चल रही है। तो सर मैं इसमें जो बाकीदार है उनको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। उनको सर सबसे पहले नोटिस देते हैं, फोन से संपर्क करते हैं। उसके बाद में अगर नोटिस से भी वो जमा नहीं करवाते हैं तो हम कुर्की वारंट जारी करते हैं, संपत्ति को कुर्क करते हैं। तब भी पैसे जमा नहीं करवाते उसको सर हम नीलाम करते हैं। और तो नीलामी अंतिम स्टेज में होती है, और अभी तक हमने 2-4 संपत्ति नीलाम करी है, उससे पहले तक बाकीदार पैसे जमा करवा देता है। तो इसमें आपको नोटिस देने से पहले जो है ना, नोटिस के बीच में प्रक्रिया में कोई न्यूज़पेपर में निकालते हो क्या आप? सर न्यूज़पेपर में सर हम कुर्की करते हैं, उस टाइम निकालते हैं। जैसे अच्छा, हमारे यहाँ डीआईजी में केस दर्ज होता है, केस दर्ज होने डीआईजी सर के डिसीजन के साथ ही हम नोटिस भिजवाते हैं कि आपके इस पैरा के अकॉर्डिंग इतना पैसा बकाया पाया गया है और आपको इतनी तारीख तक इसको जमा करवाना है। इस तरह से हम सर इसके लिए विभाग है वो एक एमनेस्टी स्कीम चालू करता है, जिसमें हम ब्याज और पेनल्टी है वो माफ करते हैं और मूल राशि ली जाती है। तो उससे भारत सरकार से आए, राजस्थान सरकार से आप जो है ना पेनल्टी जो है ना उसको माफ करवाने के लिए परमिशन नहीं लेते क्या पहले? जी सर प्लीज दोबारा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर आपने जैसे पेनल्टी माफ करानी है तो सर राजस्थान सरकार से आप परमिशन लेते हैं कि नहीं लेते हैं पहले? सर सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है कि पर्टिकुलर किसी साल में पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए टाइम देती है। अभी सर हमारी एमनेस्टी स्कीम 10 दिसंबर से शुरू हुई थी और वो 31 मार्च तक चलेगी। इसी ड्यूरेशन में अगर कोई पैसे जमा करवाएगा तो उसको वो ब्याज पेनल्टी छूट दी जाती है, इसके बाद में नहीं सर, तो पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। आपके सब्जेक्ट क्या था पहले? सर मैंने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग किया है, इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग किया है सर। अच्छा अच्छा। अभी इन दिनों में ये क्वेश्चन उठ रहा था, बहुत दिनों से चल रहा था ये चर्चा में, कि चाइना ने जो है ना अपने वहां पर जो है ना कुछ नदियों पर जो है ना वो बांध बना दिए हैं, और उसका इम्पैक्ट भारत पर क्या होगा आपको बता सकते हैं क्या? सर चाइना ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने की योजना बना रहा है। सर अगर ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बना दिया गया तो वो भारत के अंदर आने वाले पानी को कंट्रोल करेगा और उससे भारत में बाढ़ और सूखे जैसी समस्याएं आ जाएगी। गुड। अच्छा, एक और जो है ना इन दिनों में, एक कुछ दिनों पहले, अभी नहीं कुछ दिनों पहले से, लेकिन ये आज भी चर्चा का विषय है कि नदियों को जोड़ दिया जाए तो इसमें क्या जो है ना मतलब इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या जो है ना नेगेटिव इम्पैक्ट होगा या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इसका? सर नदियों को जोड़ने के सर पॉजिटिव इम्पैक्ट ज्यादा है, और मैं मानती हूँ कि अगर छोटी छोटी नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए तो जो सराउंडिंग एरिया है उसमें पेयजल सिंचाई की व्यवस्था बेहतर तरीके से हो पाएगी। अच्छा, इन दोनों में एक क्वेश्चन आ रहा, एक ये चल रहा है वेस्टर्न कंट्रीज में तो शुरू हो गया है कि बहुत सारी जो है कारें जो है वो इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कारें हैं, और उसकी जो है
जो है इलेक्ट्रिसिटी की जो है चार्ज की जाने वाली कारें इस तरह की डेवलप हो रही है, क्या भारत में इस तरह का संभव है क्या? ऐसा कुछ हाँ सर। ऐसा कहीं हो गया क्या स्टेट में कोई? सर टेस्ला कंपनी ने बैंगलोर में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर रही है इलेक्ट्रॉनिक कार्स के लिए, और धीरे धीरे भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप होगा इलेक्ट्रॉनिक कार्स का, और आधारभूत ढांचा इसके लिए बनाया जा रहा है सर। जगह जगह पे चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। तो सर कुछ ही दिनों में, मतलब 1 साल 2 साल के अंदर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। गुड। भारत में सौर ऊर्जा की संभावना है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या राजस्थान में है? तो राजस्थान में क्यों ऐसा? सर राजस्थान में जो 60% एरिया डेजर्ट एरिया है, यहाँ पे सर 325 दिन साल के अंदर है वो सौर दिवस होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे सौर ऊर्जा की संभावनाएं सर ज्यादा है। और अच्छा अच्छा, डिजिटल एजुकेशन के बारे में, आपके दुष्प्रभाव के बारे में आप क्या जानते हैं? इसमें डिजिटल एजुकेशन के बारे में क्या समझते हो आप? सर डिजिटल एजुकेशन वर्तमान में बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी, मोबाइल के जरिए जो डिजिटल वीडियोस के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करना, पीडीएफ वगैरह से स्टडी करना, ये डिजिटल एजुकेशन है सर। इसके सर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष है सर। सकारात्मक पक्ष में है कि सर इसमें टाइम बच जाता है अपना, जो अपन ऑफलाइन क्लास लेते हैं उसमें अप डाउन का टाइमिंग बच जाता है सर। दूसरा इसका है कि अपन किसी भी टाइम अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग अपन क्लासे ले सकते हैं और एजुकेट कर सकते हैं। और इसमें सर किफायती भी है ये, ऑफलाइन क्लास के बजाय किफायती भी है डिजिटल एजुकेशन। बट सर इसके सिर्फ नकारात्मक प्रभाव भी है। नकारात्मक प्रभाव पहला है कि आज अपने इंडिया में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हर किसी के पास मोबाइल की अवेलेबिलिटी कम है, इंटरनेट की सुविधाएं कम है, तो एक ये नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा सर डिजिटल एजुकेशन अगर अपन स्कूलों में जैसे बच्चों की क्लास ऑनलाइन कर दे तो इससे बच्चा वो सारी चीजें नहीं सीख पाएगा जो क्लास में बैठ के, जैसे उसमें भाईचारे की भावना, दोस्तों से घुलना मिलना, उनसे वो दूर हो जाएगा और बच्चा एकाकीपन महसूस करने लगेगा। तो सर डिजिटल एजुकेशन के सकारात्मक नकारात्मक दोनों पक्ष है। अच्छा, एक ये इन दोनों में जो है ना, वहां पर यहाँ इंडिया में जो है ये देखा जा रहा है कि आपने जो है वैक्सीनेशन का जो काम बहुत तेजी से हुआ है, और दूसरी जगह कंट्रीज में भी सब जगह चल रहा है, लेकिन भारत का ज्यादातर सफल रहा है, और वेस्टर्न कंट्रीज में अभी भी जो है ना बहुत सारे जो है ना मामले बढ़ रहे हैं। इसके क्या कारण है? सर मामले बढ़ने का जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो पहला कारण है सर, अभी यहाँ पे गर्मी हो गई, वहां पे से सर्दियां हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये वायरस सर्दियों में ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो इस रीजन से वहां पे केसेस बढ़ रहे हैं। और दूसरा कि सर नया स्ट्रेन पाया गया वहां पे कोरोना वायरस का, वो तेजी से फैल रहा है। लेकिन वहां पर एक और नेगेटिव आपने पढ़ा हो शायद, तो वहां पर लोगों ने एक और प्रॉब्लम ये हुई है कि उनको जो वो दिया जा रहा है ना, मतलब उनकी ट्रीटमेंट भी प्रॉपर नहीं है। आप क्या ऐसा मानते हो? क्या ऐसा है? सर इस चीज का सर मुझे अभी मैं स्टडी करूंगी सर अभी। राष्ट्रीय भारत का एक बिजोलिया का आंदोलन था, उसके जी बारे सर। में आपको कुछ पता है क्या? हाँ जी सर। बिजोलिया के आंदोलन के बारे में आप जानते हो कुछ? हाँ जी सर। क्या था ये? सर लगातार भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन जो लगातार 44 सालों तक चला था, और सर इस आंदोलन में नेतृत्व करता विजय सिंह पथिक थे, और इसमें कुछ किसान नेता एक दो मारे गए थे, पुलिस ने फायरिंग करी थी उसके अंदर, उसमें महिलाओं ने भागीदारी ली थी, और अखिल भारतीय आंदोलन था ये। नहीं, ये किसकी वजह से इतना लंबा खींचा था ये? सर इनमें उस टाइम पे जब ये 1897 के आसपास शुरू हुआ था और 1942 तक चला था, तो सर इस ड्यूरेशन में प्रजामंडल आंदोलन भी चल रहे थे, उत्तरदायी सरकारों के प्रयास किए जा रहे थे, बीच में प्रथम विश्व युद्ध की सिचुएशंस आ गई थी, और अपना राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो भी चल रहा था। तो राजस्थान के मुद्दे वैश्विक लेवल पे उठाने के लिए सर ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अपनाया जा रहा था। तो राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने न्यूज़पेपर्स के माध्यम से राजस्थान की समस्याओं को भारत तक और वैश्विक लेवल पे पहुंचाया, तो सफल होने से टाइम। आप जो है सही सही ट्रैक पर तो हैं, लेकिन ये इसकी लंबा खींचने का कारण आप जो है ना, इसका क्या रहा? इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? सिर्फ 2-3 चरणों में हुआ था, तो
उसमें महाराणा जो है ना, मेवाड़ के महाराणा की हठधर्मिता नहीं थी क्या? हाँ सर, फतेह सिंह जी की हठधर्मिता भी थी इसमें। उसकी, हाँ, उसकी वजह से जो है ना ये बहुत लंबा टाइम तक चला था। जी सर। अब एक और ये जो आपके यहाँ की जो है ना शेरगढ़ का किले के बारे में सुना है आपने? जी सर, शेरगढ़ सर 12 में है। और ये तारागढ़ की का जो है ना किला कहाँ का है? सर तारागढ़ बूंदी में है सर। अच्छा, गुड 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 गुड, आपको काफी अच्छा सा जो है ना वो है। और गागरोन का किला कहाँ पर है? सर गागौन दुर्ग झालावाड़ में है सर। किस नदी पर है ये? सर आहू और काली सिंध नदियों पे। सॉरी। शाहबाद के किले के बारे में आप जानते हो? सर शाहबाद का किला सर 12 में है। ये भी 12 में ही है। गुड। ये आपने सुना होगा इन दिनों में जो है ना राजस्थान में कई सारी नदियों पर जो है ना जो बांध बने थे उनको मरम्मत का काम चल रहा है। मरम्मत क्यों करने की क्या जरूरत है, इनके जो है ना क्या जरूरत पड़ी है ऐसी? सर अभी चंबल नदी में जो राणा प्रताप सागर गांधी और जवाहर सागर बांध जो बने हुए थे उनके मरम्मत का काम विशेषकर चल रहा है। तो सर उनके कैचमेंट एरियाज है उनमें सर कुछ कुछ अतिक्रमण हुआ, उनके भ्रामक क्षमता भी बढ़ाई जा रही है और आसपास के एरियाज में सिंचाई वगैरह की सुचारू रूप से व्यवस्था हो सके। ये सर में रिफॉर्म का कार्य चल रहा है सर। चलिए, गुड 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 गुड। जी जी सर। ठीक है जी जी ठीक है राजेश सर। जी सर। जी सुन पा रहे हैं? जी सर। कमला जी, जी सर। तहसीलदार हैं आप? जी सर, नायब तहसीलदार सर। नायब तहसीलदार, वेरी अच्छा। नायब शब्द का क्या अर्थ होता है? सर नायब एक ये सर पदवी थी जो मुगल काल से चली आ रही है और सर ये छोटा, नायब का मतलब होता है सर छोटा। अच्छा, एक होता है नायाब। और एक सर नायब। नायाब, नायाब शब्द क्या होता है? सर नायाब जो यूनिक हो। Very. तो नायब तहसीलदार से अब आप नायाब की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं? जी सर। मुझे ये बताइए, अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि उच्च सरकारी पदों पर लेटरल एंट्री, जी सर। तो ये लेटरल एंट्री क्या होती है, मुझे थोड़ी बताइए। सर जैसे स्पोर्ट्स पर्सन्स हो गए या अनुभवी पर्सन्स हो गए उनको सर विदाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन पोस्ट पे जो अपर पोस्ट है उन पे एंट्री दी जाना लेटरल एंट्री कहते हैं सर। अच्छा, तो आपकी दृष्टि में ये सही है क्या? सर इसके कुछ पॉजिटिव पक्ष भी है, कुछ नेगेटिव पक्ष भी है। सर जी, लेटरल एंट्री अगर मिलती है तो इससे नई प्रतिभाएं हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो स्पोर्ट्स में है या जो अनुभवी पर्सन्स है जो अदर सेक्टर्स में काम कर रहे हैं उनको उनका अनुभव है, उस अनुभव को अपन यहाँ पे यूज कर पाएंगे। बट सर इसके कुछ नेगेटिव पक्ष भी है लेटरल एंट्री के। इसमें जो प्रतिभाएं हैं जो केवल उसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रही है दिन रात मिलके, तो सर उनको कुछ हद तक इसमें नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। तो सर मेरा मानना है कि एक आपसी सहमति से ही इस चीज पे और कुछ पर्टिकुलर सीटें पहले ही वैकेंसी के टाइम पर डिसाइड कर देनी चाहिए कि 1000 जैसे आईएएस की वैकेंसी है तो उसमें से 100 पे लेटरल एंट्री होगी, बाकी 900 कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अभी हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव उन्होंने एक सम्मेलन में कुछ बात कही थी, वो मैं बता देता हूँ आपको। मिडिल लेवल ब्यूरोक्रेसी को फैसले लेने का अधिकार नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा था एक सम्मेलन। ठीक है, फैसले लेने का अधिकार। मिडिल लेवल ब्यूरोक्रेसी को फैसले लेने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, ये बात हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव जो राजस्थान के हैं उन्होंने कही थी, रोहित सिंह जी ने। तो आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए वो क्या कहना चाह रहे, किस तरफ इशारा कर रहे थे? सर मैंने ये न्यूज पढ़ी नहीं है लेकिन आप बता रहे हैं उसके बिहाफ पे मैं थोड़ा सा आइडिया लगा पा रही हूँ कि पॉलिसी मेकिंग में जो मिडिल लेवल ब्यूरोक्रेसी का उतना रोल नहीं होता, उनका एग्जीक्यूशन में, पॉलिसी एग्जीक्यूशन में ज्यादा रोल होता है। तो उनका शायद कहने का संकेत सर यही होगा, मैं श्योर नहीं हूँ बट एक कंक्लूजन लगाया है। वेरी गुड। तो आप मिडिल लेवल ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा है क्या अभी वर्तमान में? हाँ सर, मैं उसका हिस्सा हूँ सर।
हाँ, तो वो जो कहना चाह रहे हैं कि उनको ज्यादा अधिकार देने चाहिए, फैसले लेने का उनको अधिकार होना चाहिए, तो आपको आपका क्या व्यू है, होना चाहिए ऐसा? सर कुछ कुछ जगह सर जो लोअर कानून के अकॉर्डिंग जो अधिकार दिए हैं वहां तो मिडिल लेवल ब्यूरोक्रेसी फैसले लेती ही लेती है। जी। और अगर उनको, और वो अपने नियम कानून कायदों में बंधी हुई भी है। अगर ज्यादा फैसले लेने की सर छूट दे दी जाएंगी तो सर ब्यूरोक्रेसी के अंदर दो पॉइंट बन जाएंगे। और जो आदेश की एकता वाला जो सिद्धांत अपन पढ़ते हैं उस वो कहीं ना कहीं सर एडमिनिस्ट्रेशन में उसका उल्लंघन होगा और नियंत्रण के क्षेत्र ज्यादा क्रिएट हो जाएंगे। तो सर मेरा मानना है कि चेक और बैलेंस दोनों होना चाहिए सर। जहां जरूरत पड़े डिसीजन लेने की वहां डिसीजन, और जहां कंट्रोल है वहां कंट्रोल होना चाहिए। वेरी गुड। अभी नदियों की बात चल रही थी, तो जी। राजस्थान में एक नदी है जो पूरे साल नहीं बहती है, लेकिन आने वाले 5 सालों में एक डीपीआर लेके आई जा रही है, जिसको 5 साल में वो ऐसी नदी बन जाएगी जिसमें पूरे साल पानी रहेगा। तो ये न्यूज भी आई थी अभी अखबार में, तो बताएंगे कौन सी नदी के बारे में बात की जा रही थी? सर मुझे, मैं 100% श्योर नहीं हूँ बट गैस के साथ बता सकती हूँ। जी, आप नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, जी, नर्मदा नदी सर। नर्मदा नहीं, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। पूर्ण से राजस्थान वाली जी, सर। सर बनास। नहीं, बनास नहीं है। आप ठीक से सॉरी। देखिए इसको, लूनी नदी के बारे में बात की जाए। ठीक है। सॉरी सर। एक देखिए, ईआरसीपी के बारे में कुछ बताइए आप, ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट, यस सर। अभी चर्चा में भी था ये। जी सर। जी, सर बताइए इसको। पूर्वी राजस्थान में बहने वाले चंबल और उसकी सहायक नदियां है, को मिलाकर को जोड़ने की बात की गई है इस प्रोजेक्ट के थ्रू। ये 13 जिलों में है पूर्वी राजस्थान के। और राजस्थान सरकार ने केंद्र से मांग की है कि इसको एक नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में वरीयता दी जाए। और वो अभी केंद्र ने इसको नेशनल प्रोजेक्ट में से कंसिडर नहीं किया है। 3700 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट है सर ये। बिल्कुल। ये बताइए, अभी एक और न्यूज मैंने देखी कि दुनिया के जो धार्मिक संगठन है उनके पास दुनिया की 4th नंबर इकोनॉमी बोल सकते हैं अपन उनको, धार्मिक संगठन जितने भी दुनिया में है, ठीक है, उनको 4थे नंबर की इकोनॉमी मान सकते हैं अपन पूरे वर्ल्ड में। और उनके पास दुनिया की 10% जमीन है, ठीक है। तो क्या किसी देश के विकास में इनका योगदान हो सकता है, धार्मिक संस्थाओं का? सर धार्मिक संस्थाएं विकास में योगदान कर रही है लेकिन इसको बढ़ाना चाहिए सर। और इसको बढ़ाने के लिए सर एजुकेशन का लेवल बढ़ाना होगा। और अपन को जाति पाति धर्म से बढ़ के सोचना पड़ेगा। सभी यूनिवर्स को इन चीजों के से बढ़ के जब सोचेंगे तब जाके सर ये संभव हो पाएगा। सर अच्छी सोच है कि हम उस पैसे को डेवलपमेंट में लगाए, लेकिन जो धार्मिक गुरुओं को इस चीज के लिए सहमत करना और उनकी एक बहुत बड़ी चैलेंज होगी। तो सर मैं कहूंगी कि उन सब की राय लेकर ही इस पैसे को डेवलपमेंट में लगाया जाना चाहिए। एक जल जीवन मिशन और अभी चर्चा में था, जी सर। उसको राजस्थान से कैसे लिंक कर सकते हैं हम? राजस्थान से कोई लिंक है क्या उसका? जी सर। जल जीवन मिशन बताइए। सर राजस्थान में भी इसमें विलेज एक्शन प्लान तैयार हो रहे हैं राजस्थान के सभी विलेज का। और विलेज एक्शन प्लान के तहत हर घर में पानी पहुंचाया जा रहा है नल के थ्रू। और सर अभी काफी गांवों के अंदर ऐसा हो भी चुका है सर, पानी की सप्लाई स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, ये कब शुरू हुआ था, जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ था? सर ये 2019 में शुरू हुआ था सर, पिछले बजट में। बट मुझे डेट पता नहीं है सर। और लक्ष्य कौन से वर्ष तक का है इसका? सर 2022 तक। श्योर नहीं है आप? मुक्ता जी माइक ऑफ करें। मुक्ता राव माइक ऑफ करें। जी हाँ, तो मैं पूछ रहा था इसमें कि राजस्थान से एक मंत्री हैं हमारे, जी सर। अभी को ये मंत्रालय दिया गया है, जी सर। उनका नाम बता सकती हैं आप? सर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। जी जी बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा, कुछ राजस्थान के कल्चर से क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एक लोक नृत्य होता है और एक होता है लोक नाट्य। जी सर। दोनों में आप डिफरेंस बताइए क्या है? सर
लोक नृत्य में केवल नृत्य पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और सर लोक नाट्य में नृत्य के साथ साथ सर करतब भी दिखाए जाते हैं, कुछ पौराणिक कथाओं का मंचन भी किया जाता है, जैसे सर रम्मत हो गई, रासलीला, रामलीला, तो ये लोक नाट्य की कैटेगरी में आते हैं। तमाशा और जैसे घूमर, जिनमें सर केवल संगीत नृत्य पे ध्यान दिया जाता है, हाव भाव पे ध्यान दिया जाता है, वो नृत्य होता है, लोक नृत्य। अच्छा, एक हुरडा सम्मेलन हुआ था राजस्थान में, हुरडा सम्मेलन जी सर। क्यों हुआ था और किसके बीच हुआ था? सर हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 ईस्वी में सभी राजपूत राजा संगठित होकर मराठों के खिलाफ संगठन बना रहे थे, तो उनकी प्लानिंग इस सम्मेलन के माध्यम से मराठों पर संयुक्त आक्रमण करने की थी। बट अच्छा, सर राजपूत राजाओं में आपसी मतभेद की ये सफल नहीं हो पाया। जी बिल्कुल सही है। चलिए अंतिम प्रश्न मेरा, क्रिप्टो करेंसी, अभी वर्ड बहुत चर्चा में, क्रिप्टो करेंसी, जी सर। तो इसके खतरे क्या हैं वो बताइए। सर क्रिप्टो करेंसी को जनरेट करने के लिए एल्गोरिथम बेस्ड ये करेंसी है, जिसको जनरेट करना पड़ता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए। तो सर इसका खतरा पहला है कि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जो बहुत बड़े बड़े प्रोसेस है, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। सर सेकंड जो है, इसको रेगुलेट करने के लिए कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अच्छा, तो तो साइबर। एलन एलन मस्क नाम के एक बिजनेसमैन है, जी सर। बिजनेस टाइकून बोल सकते हैं, वो इसमें बहुत बड़े लेवल पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा क्यों? सर क्रिप्टो करेंसी, सर एक ये वर्चुअल करेंसी टाइप में ही है, और इसका सर डॉलर से भी बहुत ज्यादा प्राइस है। अभी क्रिप्टो करेंसी डे बाई मतलब सर 45,000 या 45,000 डॉलर के अराउंड एक जो बिटकॉइन की अमाउंट होती है, तो वैश्विक बाजार में सर इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसलिए उसमें ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। अच्छा, रिस्क भी है तो बड़ा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, फायदा भी हो सकता है। हाँ सर। ठीक है, धन्यवाद जी ललित सिंह। जी सर। जी कमला जी। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जीएसटी भी आप ही के क्षेत्र में आता है? जी सर। अच्छा, तो क्या होता है जीएसटी? सर वस्तु और सेवा पर लगने वाला एक डेस्टिनेशन बेस्ड अप्रत्यक्ष कर है सर। डेस्टिनेशन बेस का क्या मतलब हुआ? सर ये जिस राज्य में उपभोग होता है वस्तु और सेवाओं का, उसी राज्य से ये अंतिम रूप से वसूला जाता है। ओके, और अप्रत्यक्ष कर है। जी सर। तो ऐसा कहा जाता है कि अभी कोई टैक्स नहीं रहा, सारे टैक्स मिला के जीएसटी बना दिया गया। सर जीएसटी में स्टेट और सेंटर के इनडायरेक्ट टैक्स शामिल करके बनाया गया है। जीएसटी के साथ साथ अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस भी है, बट मोस्टली टैक्सेस को इसमें शामिल कर लिया है सर। इसके अलावा और कौन से इनडायरेक्ट टैक्स? सर जीएसटी के अलावा सर अभी एक्साइज वाला जो स्टेट एक्साइज है, जो शराब पे लगता है, वो जीएसटी जी, के दायरे में नहीं आया सर। अच्छा। और कोई? सर ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि जो जीएसटी है, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? सर 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ओके। और किस सूची का विषय है जीएसटी? सर जीएसटी से संवर्ती सूची का विषय है। अच्छा, तो मतलब राज्य और केंद्र दोनों मिलकर काम करेंगे इसमें? जी सर। तो प्रमुख प्रमुख भूमिका किसकी रहती है फिर? सर इसमें प्रमुख भूमिका सेंटर की रहती है सर, आपको क्योंकि लगता 75 जीएसटी काउंसिलिंग में सर कोई भी डिसीजन पारित करने के लिए 75% वोटिंग की जरूरत होती है, और स्टेट के पास 66% है, बट विदाउट सेंटर के वो कुछ नहीं कर पाएंगे सर इसमें। 66 क्या है? 66% वोटिंग राइट्स है सर स्टेट्स के पास, और सेंटर के पास 33% है। तो ओके, और कोई भी डिसीजन पारित करने के लिए जीएसटी काउंसिल में 75% वोटिंग की जरूरत होती है, तो मतलब सहमति चाहिए दोनों की। 75 चाहिए। तो सर विदाउट सेंटर इसको के ठीक, इसको लेकर विरोधाभास भी बने हुए हैं काफी। सर जीएसटी को लेकर अभी विरोधाभास सर जो चल रहा है, वो कंपल्सरी सेस को लेकर चल रहा है। बताएं क्या है? सर
अभी लॉकडाउन की वजह से जब इकोनॉमिक ग्रोथ रुक गई थी, उस टाइम पे सेंटर ने स्टेट्स को जीएसटी कंपनसेशन की अमाउंट जो डिसाइड हुई थी वो उतनी नहीं मिल पाई थी, इसलिए स्टेट सेंटर पे आरोप लगा रहे थे कि हमें जीएसटी सेस का पैसा नहीं दिया जा रहा। ओके। इसके लिए सेंटर ने स्टेट्स को 2 चॉइस दी थी। बिफोर जीएसटी आपको क्या लगता है कि राज्य फायदे में थे या केंद्र फायदे में था? सर बिफोर जीएसटी सर अभी से तो बेटर सिचुएशन नहीं थी, क्योंकि वहां पे कैस्केड इफेक्ट चल रहा था, तो आम उपभोक्ता को परेशानी हो रही थी और वो ज्यादा टैक्स पे कर रहा था। ओके। नहीं तो जो आय का जो अगर हम अगर देखें तो राज्य को ज्यादा आय हो रही थी क्या बिफोर जीएसटी? सर बिफोर जीएसटी, सर जीएसटी भी आया ही है, 2 साल हुई है, तो उस अभी वर्तमान सिचुएशन से उस टाइम की कंपैरिजन करें तो लगभग इक्वल है, बट आने वाले 5 साल बाद अपन कंपैरिजन करेंगे तो सर ज्यादा अच्छा होगा। उस टाइम पे सर जीएसटी से इनकम स्टेट्स और सेंटर दोनों की कई गुना बढ़ जाएगी, बजाय की बैठ के। क्या है अभी कितना कलेक्शन हो रहा है? सर 1,09,000 करोड़ का सर लास्ट महीने का जीएसटी कलेक्शन है। सेंटर का? हाँ जी सर। और राजस्थान का? सर जो जीएसटी है वो दोनों में डिवाइड होता है सर, सेंट्रल और स्टेट के अंदर, सीजीएसटी और आई एसजीएसटी के अंदर। क्या तो अनुपात है उसका? सर उसमें सर टैक्सेस में सेंट्रल स्टेट्स को देती है उनकी सेलिंग और परचेजिंग के अकॉर्डिंग, कि किस स्टेट में कितना कंजप्शन किया है उस पर डिपेंड करता है सर। ओके। तो सर इसमें एक विरोधाभास ये है, जी आप परमिट करें तो सर मैं जी बताऊं। जी, बताएं, बताइए। सर इसमें कंजप्शन बेस्ड टैक्स है, तो जो स्टेट ज्यादा कंज्यूम कर रहा है सर उसको ज्यादा टैक्स मिल रहा है। तो जो साउथ के कई स्टेट्स है जो अच्छा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको हाँ। इसमें लेट होता है कि हम फैक्ट्री लगा रहे हैं, हम अर्न कर रहे हैं, और जो कंज्यूम कर रहा है उसको ज्यादा फायदा हो रहा है। तो इस तरह का एक विरोधाभास इसमें है सर, तो वो उनकी हमेशा मांग रहती है कि हमें ज्यादा कंपनसेशन दिया जाए। ओके ओके ओके। अच्छा ये बताएं, जो नवीन शिक्षा नीति है इसके बारे में पढ़ा है आपने? जी सर। बताइए। सर शिक्षा की समावेशी पहुंच सभी लोगों तक हो, समता पूर्वक शिक्षा सभी को मिले, इन उद्देश्यों के समावेशी साथ पहुंच क्या है? समावेशी पहुंच? सर सभी लोगों तक समान रूप से शिक्षा की पहुंच हो, इसमें किसी प्रकार का किसी से भेदभाव ना हो, तो और आपको सब लगता लोगों है तक कि शिक्षा जो की पहुंच। आपको लगता है ऐसा कि जो पिछली शिक्षा नीति थी जी सर। वो समावेशी नहीं थी? सर पिछली शिक्षा नीति भी समावेशी थी और अभी वाली भी है, लेकिन उसकी सर कुछ कमियां थी और उसके बेटरमेंट के लिए ये आया है। क्या कमियां थी वो? सर पिछली शिक्षा नीति सर, मेरा मानना है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य और परिवर्तन के साथ हर चीज को बदलते रहना चाहिए। उस शिक्षा नीति से सर जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है बच्चों का, वो उतना नहीं बढ़ पाया जितना एक्सपेक्ट किया गया था। और सर अदर जो था उसमें अब टेक्नोलॉजी का इनोवेशन का जमाना आ गया है, तो हम परंपरावादी नीतियों पे नहीं चल सकते, तो नए सिस्टम के अकॉर्डिंग इनोवेशन इंटर्नशिप जैसी चीजें अपन को ऐड करनी पड़ेगी। उसमें सर एक स्कूली शिक्षा है, वो अभी जैसे मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में वहां पे कुछ कुछ जगह इंग्लिश कंपलसरी कर दी गई थी, तो ऐसे कुछ ड्रॉबैक्स थे सर। नहीं तो क्या इस नीति से इंग्लिश को बढ़ावा मिलेगा? सर इससे इंग्लिश एक पार्ट है, ये स्टेट्स पे डिपेंड करता है कि वो मतलब क्षेत्रीय भाषा कंपलसरी है, तमिल वाला 5वीं तक तमिल में पढ़ा सकता है, हिंदी में पढ़ा सकता है, राजस्थानी में पढ़ा सकता है, तो ये एक ऑप्शन दे दिया है कि वो इंग्लिश में चाहे तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन इंग्लिश कंपलसरी नहीं होगी, एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। और 5+। एक तरफ तो प्राइवेट स्कूल्स हैं जो बच्चे हैं वो तीसरी चौथी में भी इंग्लिश बोल रहे हैं, और गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे कंपलसरी नहीं किया है, उसको ऑप्शन दिया है। तो आपको लगता नहीं है कि सरकारी क्षेत्र इससे पिछड़ेगा थोड़ा? सर ये सर इसमें जब मातृभाषा में बच्चे की समझने की क्षमता ज्यादा होती है, वो अपनी माँ से क्षेत्रीय भाषा ही ज्यादा सीखता है, तो ग्रास्पिंग पावर बढ़िया होगी सर। और जैसे ओके। जैसे बच्चे को समझ होगी कि उसको इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश में स्विच कर सकता है, ये ऑप्शन है सर, यहाँ पे थोपा नहीं गया है कुछ भी। गुड गुड गुड। जी गौरव सर। गौरव सोनी सर।
माइक ऑन करिए सर। हेलो। जी सर। हेलो। हाँ। गुड इवनिंग हेलो सर। क्या? हाँ, गुड इवनिंग। क्या हाल है कमला जी? अच्छे हैं सर। ओके, वेरी गुड। मैंने आपका इंटरव्यू भी देखा सुना अभी, और एंड इट्स वेरी गुड। आपको पूर्व में भी अनुभव है। आप एक सेलेक्टेड अभ्यर्थी हो, वर्तमान में तहसीलदार की पोस्ट पे पदस्थापित हो। तो जहां तक मैं समझता हूँ, आपके इंटरव्यू में अब आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट और जो आपके रेवेन्यू संबंधी शब्दावलियां हैं, विभागीय कार्यवाही कार्य प्रणाली है ना, जी इन सर। चीजों पे आपसे सवालात पूछे जाएंगे। जी ठीक सर। है। तो अ, आप कुछ चीजें तो आपको समझ में आई गई होगी। जैसे आपसे एक सवाल मैं पूछता हूँ, बजट हेड के बारे में आप बताइए। लेखा विभाग में एक टर्म आती है लेखा शाखा में, बजट हेड। जी सुना सर। इसके बारे में कुछ? और अभी क्या है? सर बजट, मुझे सर कंफर्म तो नहीं पता, मैं गैस के साथ कह सकती हूँ कि बजट हेड में किसी भी डिपार्टमेंट में जो पैसा अलॉट होता है उसका किस किस तरह से यूज किया जाता है, हर डिपार्टमेंट की जो सैंक्शंस होती है सर वो होता है उसमें। डिपार्टमेंट की, या इसके सर हर, अलावा भी कुछ होता है? सॉरी सर। बजट हेड, बजट की कोई डिजिट कुछ ऐसे कुछ प्रणाली बनी है, ऐसा कुछ ध्यान है कि 8 डिजिट की, 10 डिजिट की, ऐसा कुछ सिस्टम है? आईडी, वित्त विभाग की आइडिया होती है, ऐसा कुछ होता है? बजट की हर बजट का एक हेड होता है, सब हेड होता है, कुछ नहीं मालूम? सॉरी सर, नहीं सर, सॉरी सर। चलिए, तो बाकी इसके बारे में थोड़ा आप आपके ट्रेनिंग हुई थी जो ओटीसी में, जी सर। या आपके जहाँ कहाँ पे हुई थी, आरआरटीआई में? हाँ यही में, जी सर। हाँ, अजमेर में हुई थी या टोंक वाले में कहाँ हुई थी? टोंक में भी हुई थी, अजमेर में हुई थी सर, दोनों जगह हुई थी। ओके, वेरी गुड। तो आपके वहाँ दोनों के आपके प्रशिक्षण के बारे में पूछा जाएगा, किस प्रकार का प्रशिक्षण होता, इसमें क्या सुधार होना चाहिए, आपको क्या लगता है? कुछ है आपके बारे में ऐसा कुछ प्लान कि आरटीएस के प्रशिक्षण में ये सुधार चेंजेस होने चाहिए? जी सर। क्या? सर हमारी ट्रेनिंग स्टार्टिंग के 2 महीने सर टोंक में हुई थी। सर वहां पे हमने एक चीज महसूस किया था कि जो हमें ट्रेनिंग लेने वाले लेक्चरर्स थे सर, वो उनमें 2 या 3 लेक्चरर ही पूरी चीजें करवा रहे थे, उसमें डाइवर्सिटी नहीं थी। तो उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हमने शिकायत करी और फिर हमारा अजमेर में शिफ्ट कर दिया गया था। तो उस चीज का सोल्यूशन हो गया था, वहां हमें अच्छे ट्यूटर्स मिले जिससे हमें काफी चीजें सीखने को मिली। सर इसके अलावा मेरा कुछ सुझाव ये है कि वहां पे हम जो फील्ड में रह के काम करने वाले ऑफिसर्स हालांकि आते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि ज्यादातर लेक्चर उन्हीं से डिलीवर करवाया जाए, ताकि वो वास्तविक फील्ड में क्या क्या समस्याएं आती है और उनको किस तरह से हमें फेस किया जाना चाहिए, ओके, ये चीजें हमें ठीक है। सिखाई जाए। ओके, वेरी गुड। आगे एक बात बताइए, यदि आपका सिलेक्शन अभी जो वर्तमान पोस्ट है इससे उच्च पद पर नहीं होता है, तो अब जी आप क्या सर। करेंगे? सर मैं अगली बार फिर से इंटरव्यू दूंगी। यदि अगली बार भी नहीं होता है, सपोज कीजिए, जी सर। तब क्या करेंगे? सर उससे अगली बार मैं इंटरव्यू दूंगी। कितनी बार देंगे? सर मुझे यकीन है कि उससे अगली बार तो मैं निकाल ही लूंगी। ओके, इतना दावा, इतना सशक्त दावा किस आधार पे कर सकती हैं आप? सर मैं मेहनत करूंगी। ओके, इट मीन्स आप मेहनत नहीं कर रहे हैं अभी? सर अभी भी मैं मेरा पूरा 100% एफर्ट डाल रही हूँ, बट इनकेस अगर 1% मेरी मेहनत में कहीं कमी रही और किसी ने मुझसे ज्यादा मेहनत करी तो अगली बार मैं ज्यादा एफर्ट से काम करूंगी। ओके, आपके प्रशासनिक कार्य दायित्व के कार्य निर्वहन में आपको किन किन मुद्दों पे आपको लगता है कि एक महिला होने के नाते आप कमजोर फील करती हैं, या कहीं ना कहीं आपको समस्या महसूस होती है? सर अभी तक तो मुझे ऐसा कहीं पे फील नहीं हुआ, मुझे इक्वलिटी का एहसास हुआ सर हर कदम पे। ओके, क्या आप विवाहित हैं? नहीं सर। अच्छा, तो विवाह हो जाने के बाद क्योंकि परिस्थितियां बदल जाती है, जी अब सर। किस प्रकार से आप मैनेज कर पाएंगी? सर अभी भी मैं मेरे परिवार में बड़ी हूँ, छोटी 4 बहनें हैं, उनके एजुकेशन का फैमिली का सारा मैनेज कर रही हूँ। तो सर उसी लेवल पे मैं मेरी अगली फैमिली को भी मैनेज कर लूंगी सर।
और सर मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, मैंने काफी समझदार पियून से चूज किया है। तो सर हम दोनों के विचार काफी मिलते हैं और हम दोनों पर्सनल अंडरस्टैंडिंग से हम सारी समस्याओं को मैनेज कर लेंगे सर। ओके, आपके जो वोट भी हैं क्या वो भी राजकीय सेवा में है या किसमें है? सर वो बैंकिंग सेक्टर में है सर। तो फिर तो आपके लिए बड़ा पेचीदा हो जाएगा यदि उनका भी ट्रांसफर होता रहे और आपका भी पदस्थापन ऐसे अन्यत्र स्थान पर है, अब कैसे मैनेज कर पाएंगे आप? सर हम दोनों का सिविल सर्विसेज का टारगेट है आईएएस का, और दोनों उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि हम जल्दी दोनों वहां तक पहुंच जाएंगे सर। ये बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों की बहुत ऊंची महत्वाकांक्षा है, बहुत अच्छे आप सोच रखते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप दोनों ही जो है सिविल सर्विसेज में या आईएएस में चयनित हो जाएं, ऐसी कोई गारंटी तो कहीं है नहीं। तब आपके पास क्या दूसरा प्लान है? क्या कोई आपके पास विकल्प है प्लान का, प्लान बी जिसे कहते हैं? तब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? सर वो बैंकिंग सेक्टर में है और बैंकिंग सेक्टर में से ट्रांसफर हर जगह हो जाते हैं, तो उनके लिए ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो मेरे आसपास ही पोस्टिंग ले लेंगे। नहीं, बैंकिंग सेक्टर में तो ऐसी बिल्कुल भी आशा नहीं है। बैंकिंग सेक्टर में तो ऑल इंडिया लेवल पे ट्रांसफर होते हैं। यदि उनका मेघालय में ट्रांसफर हो जाता है कल को सर और अभी आपका जो है दिल्ली में बहुत दूर, जी सर अभी वो दिल्ली में है, क्या कह और रहे हैं आप? जैसे सर अभी वो दिल्ली में है, 2 महीने बाद उनका प्रमोशन होगा और प्रमोशन के साथ ट्रांसफर होते हैं सर उनके। तो हमारी आशा है कि जैसे ही ट्रांसफर होगा उनका हम राजस्थान में लेके, और सर एक सर्किल में 9 साल तक निकाल देते हैं। उसके बाद अगर आप प्रमोशन नहीं ले तो आपको सेम जगह पे रखते हैं। तो 9 साल एक जगह रहने के बाद सर फिर हम प्रमोशन नहीं लेंगे। फिर भी काफी पेचीदा स्थिति हो जाएगी, आप कैसे इससे निपटेंगे ये आप बताइए, क्योंकि प्रशासनिक सेवा में खासकर जैसे अभी आप तहसीलदार हैं, ये भी काफी फील्ड जॉब भी है और काफी पेचीदा है, इसमें दिन रात की कार्य प्रणाली रहती है। जी कैसे सर। मैनेज करते हैं? बहुआयामी फील्ड है आपका प्रशासनिक सेवा का। सर प्रशासनिक सेवा के साथ साथ सर उतने बेनिफिट्स भी तो है। सर बाय द वे हम फैमिली प्लानिंग का सोचेंगे तो गवर्नमेंट ने सीसीएल की व्यवस्था ही दी है, और सर उसके अलावा हमारे पास टाइम्स होते हैं, हम मैनेज करके चलते हैं सर सारी चीजों को। तो उससे सर मुझे नहीं लगता कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आएगी। सबसे ज्यादा मैटर करता है सर अंडरस्टैंडिंग। वो समझते हैं कि मेरी जॉब में रहते हैं मैं कितना टाइम दे पाऊंगी, और मुझे पता है कि वो अपनी जॉब में रहते हैं वो कितना टाइम दे पाएंगे। हमारे फैमिली वाले समझते हैं कि हम दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो हमें कितना कितना टाइम कब कब सोशल सर्विसेज के लिए देना है। तो सर कम चांस है कि कुछ डाउट्स हमारे आएंगे। अच्छा, आपने अभी क्या प्रेफरेंस भरी है अपने डैफ में? सर पहली आरएस और सेकंड आरएसीएस। पहली आरएस, दूसरी अकाउंट सर्विस, जी सर। दो ही प्राथमिकताएं हैं या इसके बाद अलावा भी कोई? 2 ही प्राथमिकता भरी है मैंने। अच्छा, पुलिस सर्विस के बारे में क्या विचार है आपका? सर मेरी आईसाइट वीक है तो मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ, इसलिए मैंने नहीं भरी। अगर मैं फिजिकली पूरी तरह फिट होती तो मैं जरूर भरती सर। अच्छा, आज की सबसे खास खबर बताइए आप। सर आज की पहली सर खबर है कि विधानसभा में जो पॉलिटिक्स के अंदर अपन देखें तो जो भाजपा के कैंडिडेट थे वो सीएम साहब के कल के बयान के बारे में वो फ्लोर के नीचे बैठ गए थे स्पीकर। और सर सेकंड जो खबर थी कि कुछ राज्यों 3 जिलों के अंदर जो उपचुनाव है उनकी तारीख घोषित कर दी गई है। 3 जगहों पे उपचुनाव की तारीखें डिसाइड कर दी गई है सर। 3 राज्यों में या कहाँ के गए हैं आप? 3 जिलों, राजस्थान के 3 जिलों में सर उपचुनाव जहाँ पे होने थे, उसमें से सर वल्लभ नगर को छोड़ कहाँ के कहाँ पे होने? सर भीलवाड़ा के ओके। सहारा में, सर सुजानगढ़ हाँ में, और सर तीसरा हाँ। राजसमंद में। अच्छा, कुछ आइडिया कि कितने मतदान केंद्र हैं और कितने वोटर हैं वहां पर सर तीनों में मिला? सर तीनों में मिला के सर 5 से 6 लाख के अराउंड वोटर्स है सर। मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता पा रही बट रफली रफली। नहीं, अखबार पे बिल्कुल फ्रंट पे छपा था ये, है हाँ ना? सर। इस खबर के जो खबर था, सर 4-5 लाख देखो वोटर्स मैं, हैं। मेरे पास में ये अखबार भी है और मैं अभी देख रहा हूँ, ये देखिए ये जी अखबार में ये सर खबर मैंने भी पढ़ी और थी इसमें लेकिन सर हाईलाइट मुझे, किया हुआ है इसमें इस पर। जी सर मुझे क्योंकि आप याद नहीं। प्रशासनिक सेवा में ऑलरेडी तहसीलदार हैं, तो हो सकता है अभी इस दौरान आपके चुनाव में कहीं ना कहीं जो है एरिया मजिस्ट्रेट या सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में ड्यूटी रही हो, क्या पता। मुझे इस बारे में मैं आइडिया कर रहा हूँ कि शायद 2 साल का कितना टाइम हो गया आपकी जॉब को अभी?
सर मेरे को 2 साल होने वाले हैं सर। 2 साल में कहीं ना कहीं चुनाव में आपकी ड्यूटी लगी होगी ऐसी कहीं, नहीं ऐसा सर अभी अनुभव तक हुआ? नहीं सर चलिए कोई अभी बात नहीं भी हुआ तो, क्योंकि अब आप इससे उच्चतर पद पे ही जाने वाले हैं या तहसीलदार भी रहेंगे तो भी कहीं ना कहीं आपकी ड्यूटी ऐसे मौके पे लगेगी। तो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको अपने क्षेत्र के, उस क्षेत्र के कितने मतदाता हैं या कितने मतदान केंद्र है, उनका मैनेजमेंट, उनमें कितने टीम डिप्लॉय करनी पड़ेगी, कितनी फोर्स चाहिए, ये सारा डाटा क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों को ही ऊपर निर्वाचन विभाग को पहुंचाना होता है, फिर उसी के अनुरूप प्रोग्रामिंग की जाती है, पूरी तैयारी की जाती है। इसलिए एक सर मुझे याद नहीं है। फ्रेश कैंडिडेट से हो सकता है इतनी आशा नहीं हो, लेकिन क्योंकि आप कह रहे हैं आप नायब तहसीलदार के पद पे हैं, इसलिए मैंने इस बारे में आपसे इतना जोर दिया। जी सर। तो मेरा यही आपसे अनुरोध रहेगा कि आप जिस भी दिन आपका जो इंटरव्यू, क्या डेट आ गई आपकी? जी सर 24 मार्च को सर। 24 मार्च तो बहुत पास में है, ठीक है ना, आज 17 मार्च हो चुके हैं, तो अब ठीक है। तो ये डेटाज आप थोड़ा उस दिन लेटेस्ट कोई अगर छपा हो जिसका हाईलाइटेड किया हो अखबार वालों ने, है ना, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों से आशा की जाती है कि वो डेटा के प्रति गंभीर रहें, लेटेस्ट क्या है कम से कम वो टिप्स तो होना चाहिए। ठीक है, क्या किसी एमएलए को आज सस्पेंड भी किया गया क्या विधानसभा में? सर आज की न्यूज सर मुझे सर कल एक निर्दलीय 7 दिन के लिए सस्पेंड किया गया था सर, 7 दिन के लिए। कौन? सर निर्दलीय विधायक सर, सॉरी सर नाम याद नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, ऐसा तो नहीं है किसी निर्दलीय विधायक के पूछे हुए सवाल के ऊपर वाद विवाद या उस दौरान ये कोई पार्टी के विधायक को सस्पेंड किया गया और आज की खबर हो? हाँ सर हाँ 7 दिन मतलब, सस्पेंड किया था सर, मुझे इनका नाम सर याद नहीं है। ओके ओके। आपका मूल क्षेत्र का नागौर से है? सर जयपुर से। अच्छा, जयपुर से बिलोंग करते हैं। जी सर। और वर्तमान में पद स्थापन कहाँ है? सर जयपुर में ही है। अच्छा, जयपुर जिले में ही है। जी सर। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जयपुर के बारे में तो आपने अच्छी तैयारी कर ली होगी आई होप। क्या राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्रों के बारे में कुछ आपको आइडिया है? टीएसपी में कितने जिले आते हैं, कुछ इसके बारे में बता पाएंगे? सॉरी सर अभी। क्यों, टीएसपी क्षेत्र तो आपने पहले भी देखा होगा, पिछले आरएस के इश्यू की तैयारी के दौरान भी पढ़ा ही होगा। सर लेकिन अभी उसमें कुछ और चीजें ऐड हुई है सर, कुछ एरियाज को और ऐड किया गया था, तो एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं बता पाऊंगी सर। क्या क्या जानते हैं उसके बारे में, कितना नॉन एग्जैक्ट बताइए, कुछ आइडिया दीजिए। सर अभी नहीं पता सर मुझे पूरा। अच्छा सर मैं देखूंगी। ठीक है। ये ले डूबी गणगौर एक कहावत आती है राजस्थान में, सुनी होगी, पढ़ी हुई कहीं? जी क्या है जी ये सर। कहावत पूरी, और इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर हाँ, यह तीज त्योहारा निकली ले डूबी गणगौर, ये पूरा इस तरह से है। इसका मतलब है सर कि राजस्थान में अधिकतर त्योहारों की शुरुआत तीज से होती है और गणगौर आने के बाद त्योहार लगभग लगभग खत्म से हो जाते हैं गणगौर के बाद, इसलिए ये कहावत प्रचलित है सर। गणगौर की तिथि कौन सी होती है? सर चैत्र शुक्ल तृतीया सर। चैत्र शुक्ल तृतीया या चैत्र कृष्ण तृतीया? सर शुक्ल तृतीया। अच्छा, फिर भी इसकी कोई अवधि होती है शायद, एक दिन प्रति गणगौर या कितने दिन होता है? सर एक इससे पहले सर जो मैरिड अनमैरिड लेडीज होती है जो गणगौर पूजती है सर, वो उनके कुछ दिन पहले से ही उसका पूजन शुरू कर देती है। कितने दिन पहले से? सर 14 दिन पहले है, लगभग 14 दिन पहले है सर। 14 दिन जी पहले? Are you sure? जी गौरव सर। जी सर एग्जैक्ट नहीं पता सर। अच्छा, मैंने सुना कि 16 दिन की होती है गणगौर की पूजा। सर सॉरी सर। राजस्थान की संस्कृति के बारे में, और क्योंकि गणगौर का त्योहार आने वाला है ना, जी जी तो जी सर। उसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। होली का त्योहार जस्ट आपके तुरंत बाद रहेगा। और ठीक है, आप बाकी आपका अपीयरेंस मैं थोड़ा सजेस्ट कर दूं, वो आपका बिल्कुल ठीक है, ड्रेसिंग सेंस ठीक है, और निश्चित तौर पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और नॉलेज काफी ठीक है, बेहतर है। और बाकी अनुभव आपको है, आई एम श्योर। मुझे ऐसा ज्ञात हो रहा है कि मैंने शायद पिछली बार भी आपका इंटरव्यू कहीं पे लिया था, जब आप जी सर। पिछली बार देने सर इंस्टीट्यूट। जी सर। अच्छा ठीक है।
तो मेरी शुभकामनाएं, मुझे लगता है इस बार आप इससे बेहतर प्रदर्शन करेंगे और जो आपने प्रेफरेंस भरी है निश्चित तौर पे उनमें से कुछ ना कुछ आपको जरूर हासिल होगा। थैंक यू ठीक है, थैंक यू एंड गुड लक। जी गौतम सर। मैं हेलो। जी सर। जी जी सर। हाँ, ओवरऑल कमला जी आपने बहुत अच्छा सा जो है आपका प्रेजेंटेशन मुझे तो अच्छा लगा, और मैं मतलब सोचता हूँ कि डेफिनेटली आपका कहीं ना कहीं अच्छा सिलेक्शन होगा। आपके ऑप्शन भी दो ही हैं केवल, तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली आई विश यू फॉर द बेस्ट एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक आपका डेफिनेटली, क्योंकि मेरे ज्यादातर क्वेश्चन का आपने अच्छी तरह से जवाब दिया और कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है आपका। आई विश फॉर द बेस्ट। थैंक यू सर। जी राजेश सर। जी कोई रिपीट बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आपके जो उत्तर हैं उनमें आपकी जो प्रशासनिक आपको नॉलेज है वो झलकता है कहीं ना कहीं, और वो परिपक्वता बिल्कुल आ चुकी है कि आपको अब बड़ी जिम्मेदारियां दी जाए। ठीक थैंक है, यू सर। बिल्कुल ठीक है। तो बहुत शुभकामनाएं, और बिल्कुल 100% मैं कह सकता हूँ आपका सिलेक्शन श्योर। ठीक है। थैंक यू। थैंक लेकिन आप करंट अफेयर्स को और फोकस कीजिए थोड़ा सा, है ना। यू। जी सर। बाकी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। जी सर। शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जी सर। जी कमला जी। हाँ जी सर। जी बहुत अच्छा, सारे आंसर काफी संतुलित थे आपके, और जी थैंक हम सब की ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जी जी राजेश सर, गौतम सर, थैंक यू। जी कल धन्यवाद। मिलते हैं सर वापस। मैं केवल इतनी सी बात जानना चाह रहा था कि कैंडिडेट्स का अगर जैसे आज पता नहीं था ना कि आपको 3 कैंडिडेट आने वाले हैं, जी तो कल मुझे मतलब थोड़ा सा पहले आइडिया हो जाए ना, तो मेरे क्वेश्चन भी थोड़ा सा मैं एक हाईलाइट कर सकता हूँ, उसको थोड़ा सा मैं देख सकता हूँ, तो जी ये सर। मुझे थोड़ा सा आइडिया। ठीक है ना सर, जी पहले सर, अगर कल मॉर्निंग। सर कल भी 3 कैंडिडेट रहेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली टाइम को मैनेज किया जाए सर। ठीक है क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी क्वेश्चन तो देखना ही पड़ेगा ना उसी पॉइंट जी ऑफ सर। जी जी सर। व्यू। जी सर। ठीक है, थैंक यू वेरी जी मच, सर, थैंक कल यू सर। मिलते हैं। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू राजेश सर, एक थैंक यू गौरव सर। थे जिनका कुछ मेरे से रह रहा था शायद, क्या नाम था, धीरे सुभाष, हाँ सुभाष बाजिया। क्या वो अभी ऑनलाइन है? नहीं अब नहीं है वो। अच्छा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। एक बार इनको आप निर्देशित कर दीजिए सर कि यदि जिस दिन आप इनका इंटरव्यू है उससे एक दिन पहले हमसे चर्चा कर लें, तो हो सकता है हम कुछ और टिप्स उनको उस मौके पे कुछ दे पाए। जी सर ठीक है। है, भले ही 2 मिनट के लिए या 4 मिनट 5 मिनट के लिए चर्चा हो, कुछ ठीक लेटेस्ट कोई ठीक अपडेट हो, कुछ हमारे ध्यान में कोई बात आई हो कहीं कोई कोई इधर उधर से, उनको थोड़ा बता ठीक है। के ठीक है सर। जितना हो सके मार्गदर्शन करेंगे बेस्ट। जी सर। ओके सर, ठीक थैंक है, यू। ओके, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट।